तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया में। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट के अंदाज में सभी लोग जुड़ जाइएगा। आपकी क्लास जो है जीके जीएस का, इसको अपलोड करवा दिया गया है। ये क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिल रही है और ये लास्ट क्लास होगी जो रिकॉर्डेड में मिलेगी, यानी कि इसके बाद जो मेरी क्लास होगी वो बिल्कुल लाइव होने वाली है भाई। ठीक है, ये अब तक की क्लासेस थी जो मैंने रिकॉर्ड करके आपके लिए रखी थी, लेकिन अब इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो लाइव मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को भी अपना पूरा सपोर्ट, पूरा प्यार बनाए रखिएगा। तो जो लोग भी जुड़ रहे हैं चैनल को शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे इस क्लास को देख पाए, अटेंड कर पाए, क्योंकि क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, छोटी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे निकलना भी है फटाफट जल्दी से, ताकि बस आपकी क्लास मिस ना हो, इसलिए वजह से ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे आपका समय। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। प्रश्न आपके सामने आ चुका है भारत का। चलिए पहला प्रश्न है भारत का चलिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भाई? तो ये प्रश्न तो आपके जोन का आ गया भाई। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो जनसंख्या से ही याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत में भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश होने वाला है और आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश है भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश है भाई। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है भाई। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे यहां पे है नहीं, मैं आपको लिख दे रहा हूं। तीसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे है बिहार और चौथे नंबर पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है, चौथे नंबर पे है वेस्ट बंगाल। तो ये टॉप के चार याद रखिएगा भाई। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के जो बड़े राज्य हैं तो चार ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पहले पे है उत्तर यूपी, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है बिहार, चौथे पे वेस्ट बंगाल। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे पहला प्रश्न भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है स्क्रीन पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं, आइए। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर, सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है भाई? सूरजमुखी की खेती करनी है आपको, सपोज दैट आपको सूरजमुखी की खेती करनी है, तो कौन सी मिट्टी आपके पास होनी चाहिए, तभी सूरजमुखी की आप अच्छी खेती कर पाओगे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है आपका रेगूर मिट्टी भाई। सूरजमुखी की जो खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है उसको बोला जाता है रेगूर मिट्टी, रेगूर सॉइल। अच्छा याद रखना, रेगूर मिट्टी को ही ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसी मिट्टी को ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि काली मिट्टी। ठीक है, इसी को कैसी मिट्टी बोलते हैं? काली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, या इसी को कपासीय मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को कैसी मृदा बोलते हैं? तो इसी को कपासीय मृदा भी बोलते हैं, याद रखना है, इस बात को भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कपासी मृदा। यह मिट्टी लावा या राख द्वारा बनाई गई है। यह मिट्टी कैसे बनाई गई है अगर यह सवाल पूछा जाए तो यह मिट्टी लावा या जिसको बोलते हैं राख, है ना, लावा या राख के द्वारा जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी मिट्टी में आपको मैं बता दूं चाय का भी उत्पादन किया जाता है इसी मिट्टी में। ठीक है, चाय के उत्पादन के लिए भी जो उपयुक्त मिट्टी है वो रेगुर मिट्टी है, जिसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर? और इसी मिट्टी में दरारें भी पड़ती हैं। ठीक है, इसी मिट्टी में क्या पड़ती हैं? दरारें भी पड़ती हैं, याद रखना है आपको। ये सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए भाई। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं भाई, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, देखो ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे, बस आपका जो दिन है वो खराब नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि आप क्लास करने के दृष्टिकोण से आते हो, ये सोच के आते हो कि हमें क्लास करनी है और आपको हम क्लास ना दे पाए तो हमें बड़ा बेकार लगता है भाई कि आप आते हो चैनल पे और आपको क्लास ना मिले। इसीलिए आपके लिए पूरी मेहनत करके मैं गया हूं घर पे। ऐसा नहीं कि मैं आराम से घर पे बैठा हूं भाई, आपके लिए मैं मेहनत करके गया हूं ताकि आपको क्लास मिल पाए। तो आपकी जिम्मेदारी है इस क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है, इसको जरूर कर लीजिएगा सब लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है भाई? तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट्स में जाइएगा, यूट्यूब के इसी शॉर्ट्स में जाइएगा, उसमें मैंने आपको बताया है अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक मैंने यूट्यूब के शॉर्ट्स में बताया है, शॉर्ट्स में जाके देख लेना भाई। तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो तुंगभद्रा अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी नर्मदा
साबरमती और मांडोवी ये अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो जो तुंगभद्रा है ये अरब सागर में नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक जानने के लिए आपको शॉर्ट्स में जाना होगा, जो एक आइकन बना होता है शॉर्ट्स का, उसमें ट्रिक है मेरे नाम से, तो आप देख लोगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत प्यारा सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर उत्तर दीजिएगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी शैल है भाई, कौन सा एक अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक है। ऑप्शन बताना है, एंथ्रेसाइट, ग्रेनाइट, ओवालिट या क्वार्टजाइट भाई, ठीक है। क्वार्टजाइट को ही आप बलुआ पत्थर भी लिख सकते हो, इसी को आप लोग बलुआ पत्थर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन कभी कभी पेपर में ऐसे लिख करके आएगा, तब कैसे डील करोगे, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो पहले तो अवसादी शैल होता क्या है ये समझ लो आप लोग। तो अवसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह पर अवक्षेपण और सीमेंटीकरण या अपक्षय की प्रक्रिया से बनती हैं। पृथ्वी की सतह पर ये अपक्षय की प्रक्रिया से बनती हैं। अवसादी शैल क्या होता है, तो आपको बता दूं, पृथ्वी की सतह पर अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है, अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा डायग्राम से, अभी बस याद रखना है आपको, अपक्षय की प्रक्रिया से क्या है, बनती है, याद रखना है आपको, ठीक है। अपक्षय की प्रक्रिया या सीमेंटीकरण की प्रक्रिया बोला जाता है इसे, ठीक है। तो अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। उदाहरण में ले लेना, उदाहरण में इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाएगा क्वार्टजाइट भाई, जिसको बलुआ पत्थर भी कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या उदाहरण ले सकते हो, इसके अलावा और क्या उदाहरण ले सकते हो भाई, तो चूना पत्थर ले सकते हो, ठीक है। चूना पत्थर का नाम सुने हो, ये भी इसी का उदाहरण है भाई, चूना पत्थर भी इसी का उदाहरण है भाई, याद रखना। इसके अलावा कंकर का उदाहरण ले सकते हो भाई, ठीक है, कंकर भी इसी का उदाहरण है, याद रखना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वार्टजाइट भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सवाल है भाई, ठीक है। चलें आगे भाई, चलो भाई आगे चल रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है भाई, ठीक है। सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है भाई, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई असम। कई बार ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य क्या है, असम। और असम में डिगबोई का नाम आप सब जानते हो, ठीक है, डिगबोई का नाम आप सभी जानते हो, तो याद रखना है आपका, असम में अंदर है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। क्लियर है, बहुत बढ़िया से याद रखना भाई। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला, क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% क्या होता है, कार्बन होता है भाई। बड़ा बेहतरीन सवाल है, आपको बताना है कि अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% क्या होता है, कार्बन होता है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, 4 प्रकार के कोयले होते हैं, 4 प्रकार के कोयले होते हैं भाई। कौन कौन से, तो हमें याद रखना है कौन कौन से, तो मैं याद आपको कराऊंगा कि सबसे खराब से अच्छे कोयलों का क्रम लिख रहा हूं। तो सबसे पहला है पीट, पीट के बाद है आपका लिग्नाइट, फिर है आपका बिटुमिनस, और फिर जो सबसे लास्ट में जो कोयला है, जो सबसे अच्छे प्रकार का कोयला है, उसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत होता है, एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है, सबसे ज्यादा, और इसीलिए सबसे अच्छा कोयला यही होता है। तो याद रखना है, जिसकी कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा, वो अच्छा कोयला होगा भाई। कार्बन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा वो कोयला उतना ही अच्छा होगा। तो एंथ्रेसाइट आपका इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे बेकार कोयला कौन होगा, पीट होगा भाई, सबसे बेकार कोयला भाई, ठीक है, ये होगा बेकार कोयला, याद रखना है, यानी कि पुअर कोल क्वालिटी जो है वो पीट की होगी। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट होगा भाई, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर है, याद रखेंगे, अच्छी जानकारी है, अच्छे क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न
देखो ये प्रश्न है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेना सब, ठीक है। एक खारे पानी की झील को किसके द्वारा सैंड बार और विभाजन से समुद्र से अलग किया जाता है भाई, ठीक है, समुद्र से अलग किया जाता है। ऑप्शन है आपके लैगून, हिमनद, झील की मुहाना भाई, 4 ऑप्शन है और आपको बताना है खारे पानी की झील को किसके द्वारा सैंड बार और विभाजन से समुद्र से अलग किया जाता है भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लंबा सेशन नहीं लेंगे भाई, है ना, क्योंकि मेरी भी ट्रेन है और मुझे निकलना है भाई बहुत तेजी से, ठीक है, बट आपकी क्लास को मैं पूरा करके ही निकलूंगा, ठीक है ना। चलो तो याद रखना है कि खारे पानी की झील को किसके द्वारा, तो याद रखना है लैगून के द्वारा भाई, ठीक है, लैगून के द्वारा ही क्या करते हैं, समुद्र से अलग करते हैं भाई, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना, इसका उत्तर क्या होगा, लैगून होगा भाई। चलो अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, गर्म मौसम के दौरान देखो भाई गर्मी के मौसम अब शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे अब गर्मी का आवरण बढ़ गया है भाई, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। तो देखो क्या क्वेश्चन है, गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें विकसित होती हैं, कौन सी प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें गहरी दरारें विकसित होती है। तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि दरारें पड़ती हैं किस मिट्टी में, तो काली मिट्टी में। जो काली मिट्टी होती है आपकी रेगुर सॉइल जिसको बोलते हो या ब्लैक सॉइल बोलते हो, इसी मिट्टी में क्या पड़ती हैं, दरारें पड़ने लगती हैं, पपड़ी बनने लगती है भाई। तो काली मिट्टी को ही रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल, ठीक है, इस बात को भी जानते रहिएगा। प्रश्न को अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। चलो अगला सवाल भाई, क्वेश्चन है कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है भाई। देखो कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिंदी में कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। कहां पर स्थित है भाई, आंध्र प्रदेश में है कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम याद रखिएगा, प्रश्न आएगा पेपर में, वन्यजीव अभ्यारण्यों से क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, ठीक है, इसीलिए मैं अपनी सीरीज में क्वेश्चन ऐसे डालते रहता हूं। चलो भाई अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। देखिए बातों बातों में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए हैं, है ना, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, लाइव क्लास होती है तो आपसे बातें भी करनी होती हैं, तो बातें करने में थोड़ा क्वेश्चंस कम हो जाता है ना। लेकिन अभी क्या है कि अभी बस मुझे क्लास लेनी है, आपके कमेंट मुझे विजिबल अभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब आप क्लास लोगे तो उस समय विजिबल हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क भाई, ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है। और आप भी जानते हो कि कैपिटल करेंसी का क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं हूं, लेता जरूर हूं, कैपिटल हो चाहे करेंसी हो, तो भाई याद रखना है कैपिटल करेंसी के क्वेश्चंस को हमेशा फोकस करना है। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है भाई, तो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे सब लोग, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन पर भी मैंने कई बार चर्चा की है आपके, ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन भी आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि किस देश की राजधानी लिखी हुई है यहां पर, ठीक है। चलो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, देखो भाई अब एक क्वेश्चन कैपिटल का तो एक क्वेश्चन करेंसी का भाई, ठीक है, हर सीक्वेंस फिक्स होता है भाई, कैपिटल का है तो करेंसी का भी क्वेश्चन आपको करते रहना है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो चलिए याद रखते हैं बांग्लादेश की जो कैपिटल है, पहले तो कैपिटल भी जान लेते हैं इसकी, ठीक है, इसकी कैपिटल भी जान लेते हैं भाई। तो कैपिटल है ढाका, ढाका, राजधानी क्या है, ढाका है, और करेंसी क्या है भाई, तो करेंसी है टका, ठीक है, करेंसी क्या है, टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, याद रखिएगा ये सब नाम, भारत के पड़ोसी देश है ये, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा भारत का पड़ोसी देश है और सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश का, कितना, 4096 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से 4096 किलोमीटर लगती है, जो सबसे लंबा है, यानी कि सबसे लंबा पड़ोसी देश हमारा भारत का बांग्लादेश ही है, क्लियर। इसके अलावा बांग्लादेश की संसद का नाम याद रखना, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, जातीय संसद, ठीक है, ये भी याद रखना, बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम पूछता है तो जातीय संसद है। तो कम से कम इतनी जानकारी तो आप बांग्लादेश से रिलेटेड कर ही लेना, है ना, बेसिक क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। आपसे कैपिटल पूछ लेता है, आपसे करेंसी पूछ लेता है, प्रधानमंत्री का नाम पूछ लेता है ना, और भारत के साथ इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है, ये तो आप जानते हो, बांग्लादेश के साथ कितना, 4096 किलोमीटर। पार्लियामेंट का नाम क्या है, जातीय संसद है भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, करेंसी पूछा है तो टका हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान
रखेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, जितनी जानकारी छोटी छोटी हो सकती है वो भी कॉपी में नोट कर लेना सब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि दिवस वाले प्रश्न अब आपके सामने हैं, ठीक है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न भी पहले करवाया जा चुका है आपको। वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेना है, 18 अप्रैल को टिक कर देना है, ठीक है। 18 अप्रैल को क्या कर देना है, टिक कर देना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। डेज वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। अगला सवाल है, पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, ठीक है। पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में भाई। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि जर्नलिज्म एंड लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, नोट कर लेना है ना। कई बार पेपर में आया हुआ है, कई बार पेपर में आया है, तो प्रश्न आया है तो आप भी याद कर लेना। क्लियर, ऐसी उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होगे, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ रहे होगे, क्योंकि ईमानदारी से मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप ईमानदारी से पढ़ भी रहे होगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया, बता देते हैं भाई किसने किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब सबको पता है भाई, बल्ब का आविष्कार किसने किया, तुरंत नाम याद आता है भाई, थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। तुरंत नाम याद आता है थॉमस अल्वा एडिसन भाई। कहां पे उत्तर है, थॉमस एडिसन, है ना। थॉमस एडिसन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। अल्फ्रेड नोबेल का नाम आप सभी जानते हो, डायनामाइट के आविष्कारक थे। अल्फ्रेड नोबेल किसके आविष्कारक थे, डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी, ठीक है, याद रखते रहिएगा। रुडोल्फ डीजल का नाम याद रखना है, डीजल इंजन का आविष्कार किया इन्होंने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, रुडोल्फ डीजल ने किया था। इस बात को भी कॉपी में सब लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा माइकल फैराडे का नाम तो आप सभी जानते हो भाई, ठीक है। माइकल फैराडे का नाम किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में आप जरा छाप देना। जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, कमेंट बॉक्स में बताएंगे माइकल फैराडे जो है वो किससे रिलेटेड है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाने को मैं तैयार हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। क्या सवाल है, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल इज बोरो फ्रॉम, यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से उधार ली गई है भाई। संविधान के स्रोत का क्वेश्चन है ये कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से उधार ली गई है भाई। कमेंट बॉक्स में सभी छाप देना फटाफट, है ना, सभी अच्छे से छाप देना भाई। अच्छा प्रश्न है, गलती मत करिएगा। चलिए तो प्रस्तावना की भाषा, देखो आज मैं थोड़ा स्पीड में ही पढ़ा रहा हूं, है ना। आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि आज थोड़ा स्पीड में है। और देखो लगभग 15-16 मिनट मुझे हो गया है शायद क्लास लेते हुए, 17 मिनट हो गए हैं, और 17 मिनट में हम लोग 15 क्वेश्चन तक पहुंच गए। ये अच्छी बात है, कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। चलो तो लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल कहां से बोरो किया गया भाई, प्रस्तावना की भाषा। तो देखो प्रस्तावना के बारे में एक दो बातें थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है ये। देखो पहली बात कि प्रस्तावना का जो विचार है, अगर आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो विचार लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। विचार मतलब कि आइडिया। सवाल ये पूछेगा कि आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, तो अमेरिका को टिक करना है। लेकिन अगर पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, यानी कि प्रस्तावना की लैंग्वेज कहां से ली गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया भाई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना के बारे में आप समझ सकते हो, ये संविधान का दर्पण है। प्रस्तावना को एक लाइन में अगर आपको बताना हो तो आप कह सकते हो कि प्रस्तावना क्या है, ये हमारे संविधान का क्या है भाई, ये संविधान का दर्पण है, ठीक है। संविधान का दर्पण है, दर्पण मतलब कि मिरर, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या प्रस्तावना को ही बोलते हैं संविधान की आत्मा, ठीक है। इसी को बोलते हैं संविधान की आत्मा, यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ये प्रस्तावना, ठीक है। जब टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी में प्रस्तावना क्या है, बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ले लेना है प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। हमसे पूछा है लैंग्वेज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमसे पूछा है लैंग्वेज यानी कि भाषा, तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश से। क्लियर है भाई, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है भाई, ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी से बताइए दा।
जल्दी से बताई दो भाई कि भारत में क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन, भारत में, है ना। बहुत लोग गलत कर दोगे प्रश्न भाई, बहुत लोग गलत कर दोगे प्रश्न, क्योंकि अब प्रश्न में बार बार बोलता हूं कि ध्यान से पढ़ लो बच्चे, ध्यान से पढ़ लो ना। हम तो अपनी वाली करेंगे, है ना, हम अपनी वाली ही करेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन गलत करके आएंगे। कई लोग यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को टिक कर रहे होंगे, माउंट एवरेस्ट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि क्या पूछा है, भारत में, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ठीक है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन जाइए और ऑप्शन में कंचनजंगा को टिक कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन में कंचनजंगा को टिक कर दीजिए, सिक्किम में है ये, ठीक है, सिक्किम में है ये। और इसकी जो ऊंचाई में बात करूं आपसे, तो ऊंचाई है इसकी 8598 मीटर, 8598 मीटर जो है इसकी हाइट है भाई, ठीक है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है सिक्किम। हालांकि अगर ऑप्शन में K2 रहता है, अगर ऑप्शन में K2 रहता है, K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो अगर K2 रहता है ऑप्शन में तो हम K2 को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन K2 क्या है, ये एक विवादित है, डिस्प्यूटेड है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन में K2 नहीं रखा गया है। तो कंचनजंगा हो जाएगा जो सिक्किम में है। भारत में हिमालय की, क्या पूछा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा भाई, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना, गलत मत करना भाई, ठीक है। इसलिए बार बार बोलता हूं और फिर से निवेदन करता हूं कि प्रश्न को बड़े बारीकी से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि आप 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे गलत करके आते हो जिसमें आप प्रश्न को सही से रीड नहीं करते हो और फिर कहते हो सर गलत रीड हो गया, भाई गलत हो गया क्वेश्चन, हमें तो आता था, क्वेश्चन गलत हो गया। अरे भाई तो आता था तो सही करके आओ ना, फिर यहां क्यों एक्सक्यूज देने आ रहे हो कि गलत हो गया, ठीक है। तो एक्सक्यूज मत देना, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा वलित पर्वत है, सबसे युवा वलित पर्वत कौन सा है भाई, यानी कि क्या पूछ रहा है, यंग फोल्डेड माउंटेन पूछ रहा है आपसे भाई, उत्तर करिएगा, ठीक है। सबसे युवा वलित पर्वत, अरावली, नीलगिरी, हिमालय, सह्याद्री। तो भाई बहुत सबको पता है ये बात कि जो हिमालय है इसी को बोलते हैं यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। अगर आपको पता हो तो मैंने एक ट्रिक कराया हुआ है, फिर से बोलूंगा, शॉर्ट्स में जाइएगा, यूट्यूब पे जो क्लास देख रहे हो एग्जाम इंडिया के, उसमें शॉर्ट्स का जो ऑप्शन आता है, शॉर्ट्स में जाएंगे, उसमें मैंने एक ट्रिक बताया है, प्रमुख वलित पर्वतों की ट्रिक, है ना। प्रमुख वलित पर्वतों की ट्रिक बताई है, कौन कौन से पर्वत हैं जो प्रमुख वलित हैं, फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। वो ट्रिक नोट कर लेना कॉपी में, वहां पे शॉर्ट्स में मैंने बता रखे हैं, ठीक है। तो युवा वलित पर्वत कौन सा है, हिमालय है, क्योंकि जो अरावली है ना ये ओल्डेस्ट माउंटेन है भाई, ये क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, ठीक है। और ये एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। ये कैसी पर्वत है, अरावली कैसी पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन मतलब कि अवशिष्ट पर्वत है भाई, ठीक है। याद रखेंगे, इसका उत्तर हिमालय होगा भाई, ट्रिक को देख लेना जाके सब लोग, ठीक है। चलो यहां पर क्वेश्चन है कि हिमालय समांतर श्रेणी, हिमालय जो है वो समांतर वलित श्रेणियों से बना है। देखो इस क्वेश्चन में आ गया कि हिमालय किससे बना है, समांतर वलित श्रेणियों से बना है, जिनमें सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है भाई, ठीक है। सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है भाई, द हिमालय आर फॉर्म ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्ड रेंज इज, भाई कौन सी सबसे पुरानी है भाई, शिवालिक रेंज। ये शिवालिक तो सबसे नवीन है भाई, ये सबसे क्या है, नवीन है, सबसे नवीन वलित पर्वत है ये, ठीक है, नवीन वलित पर्वत है। तो ये तो नहीं होगा भाई, सबसे लेटेस्ट है ये तो शिवालिक, तो भाई ये नहीं होगा। लेसर हिमालय, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रेट हिमालय है, धौलाधर रेंज है, तो सबसे पुरानी जो श्रेणी है वो हो जाएगी आपकी भाई ग्रेट हिमालय रेंज। कौन सी हो जाएगी, द ग्रेट हिमालय रेंज, और इसी को बोलते हैं हिमाद्री, इसी को बोलते हैं हम लोग हिमाद्री, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द ग्रेट हिमालय रेंज, ठीक है। तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत सारी क्लास को रिकॉर्ड कर दिया था मैंने, ठीक है। तो इसलिए आज की क्लास को मैं सोच रहा हूं यहां तक रख दूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कर पाए होगे इतना, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप सभी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सॉरी तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये क्लास देने का मकसद बस यही था कि आपको कुछ क्वेश्चंस आज सीखने को मिल जाएं, आपकी प्रैक्टिस बेकार नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। अपनी क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए, एग्जाम इंडिया में इतना सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा क्योंकि अब आपकी जो क्लास होगी इसके बाद मेरी क्लास जो होगी वो होगी लाइव क्लास, बिल्कुल ठीक है। और आपके कमेंट को भी मैं देख पाऊंगा और
बिल्कुल वैसे ही बातें होंगी जैसे हम लोग लाइव क्लास में करते थे। रिकॉर्डिंग में तो हम लोग बातें नहीं कर पाते थे, बातें मतलब आपकी पढ़ाई का हालचाल नहीं ले पाते थे, लेकिन अब जो क्लासेस होंगी इसके बाद वो लाइव होंगी। और आपको बता दूं अनाउंसमेंट जो बार बार मैं करता आया हूं कि होली के बाद जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो कॉन्सेप्ट की क्लास भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हर कॉन्सेप्ट की क्लास तो ऐसी करने वाले हैं कि मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिएगा जाते जाते। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त रखते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।